हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हमें दीक्षाल इंस्टीट्यूट में कवर करना है वो है हमारा फोटोसिंथेसिस से केल्विन साइकिल एंड हैचेंस-लाइक पाथवे, दैट इज़ C4 पाथवे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले लाइट रिएक्शन जो है वो समझा चुकी हूँ बहुत डिटेल में। सबसे पहले हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फिर दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो रीजन्स में डिवाइड किया है। एक तो था हमारा लाइट रिएक्शन, दूसरा था हमारा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने कई सारे पार्ट्स जो हैं वो पढ़े। कौन कौन से पढ़े, जैसे मैं आप लोगों को फिर से थोड़ा सा रिकॉल कराती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब भी आप बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन की, तो ये वो रिएक्शन है जो कि लाइट की प्रेजेंस में ही चलती है, ठीक है। फिर मैंने बात करी डार्क रिएक्शन की। जब हम डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो डस डार्क रिएक्शन मीन कि इसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है परफॉर्म करने के लिए, तो उसका हम जवाब देते हैं नहीं। डार्क रिएक्शन इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द लाइट रिएक्शन, ऑन द लाइट बट नॉट डायरेक्टली। मतलब लाइट रिएक्शन का बना हुआ जो कंपोनेंट है, उस लाइट रिएक्शन के बने हुए कंपोनेंट को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करवा के फाइनल ग्लूकोज का फॉर्मेशन या फिर स्टार्च का फॉर्मेशन जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहले हमने जो लाइट रिएक्शन पढ़ी, उस लाइट रिएक्शन में मैंने अलग अलग चीज़ें बताई आपको, जैसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस थे, PS1 PS2 था जो कि रिएक्शन सेंटर बनाता था, लाइट को पिगमेंटेड पार्ट जो थे वो लाइट को एब्जॉर्ब करके मेन रिएक्शन सेंटर तक भेजने का काम करते हैं, और फिर उसके बाद हमारा क्या करते हैं, डिफरेंट रिएक्शन को परफॉर्म करवाने का काम कर रहे थे। फाइनली जो प्रोडक्ट हमने बनाया था लाइट रिएक्शन का, जो प्रोडक्ट था वो क्या था, वो था हमारा NADP और ATP। फिर से रिकॉल करेंगे, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमारा जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, जो कि लाइट को मतलब लाइट से बनाया जा रहा है, जो कि डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा, वो प्रोडक्ट थे हमारे ATP और NADPH। जो हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन किया था, उस फॉस्फोराइलेशन में फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने किसका जवाब दिया, हमने जवाब दिया आपका ATP और NADPH। ओके, अब नाउ क्वेश्चन है कि ये जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के, वेयर डू दे यूटिलाइज, कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन से किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वाटर को स्प्लिट करके, हमने एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी थी जो कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहलाता है, पानी का ब्रेक होना जिसमें 4 एचाइन 4 इलेक्ट्रॉन और 2 O2, एक O2 का मॉलिक्यूल निकलता है 2 H2O के मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो एचाइंस बने हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब जो प्रोडक्ट बन गया लाइट रिएक्शन का, अब हमें करना है उसी को इस्तेमाल और यूटिलाइज। क्या बोला मैंने, बोला वेयर डू द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन गेट यूज्ड, कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे 2 साइकिल्स बनाए हैं। एक बनाया है केल्विन साइकिल, जिसको मैं C3 साइकिल भी बोल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया है दूसरा हैचेंस-लाइक पाथवे, जिसको हम C4 पाथवे भी कहते हैं। केल्विन साइकिल C3 साइकिल भी कहला सकता है, दूसरा हैचेंस-लाइक पाथवे जो कि C4 साइकिल बनाता है। अब यहाँ पे हमने अब तक ग्लूकोज के टुवर्ड्स, या ग्लूकोज कहाँ बन रहा है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हमने अब तक नहीं पढ़ा कि भाई ग्लूकोज क्या है, कैसा कंपोनेंट है, कैसे इस्तेमाल मतलब कैसे बना, ये हमने अब तक नहीं पढ़ा। अब तक हमने पढ़ा ATP का सिंथेसिस, जो कि हमें फोटोसिंथेसिस में कहीं भी समझ में नहीं आया। लाइक मैंने रिएक्शन बोली 6CO2 + H2O गिव्स C6H12O6 + O2। तो O2 तो रिलीज़ हो गई, वो हमें दिख भी गई, H2O स्प्लिट होकर निकली, वो भी हमें दिख गया। जो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो किधर है, और जो रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज का बनाना है वो किधर है, वो बनेगा अब यहाँ पे, जो कि कहलाती है हमारी डार्क रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, मैं जब फोटोसिंथेसिस जितनी बार हमने डिस्कस किया कि बेसिकली बोले बिज़नेस को बनाने के लिए या बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे बेसिक अपना इन्वेस्टमेंट देना है, अपना पैसा लगाना है, ठीक है। तो वो जो बेसिक इन्वेस्टमेंट, जो बेसिक पैसा मैं अपना लगा रही हूँ, वही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन है। कि भाई ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी जब मिलेगी ना, जब आप एनर्जी को बनाने के, जब बॉन्ड बनाओगे तब एनर्जी दोगे, तभी तो बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी। भाई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो वो कब हो रही है, जब बॉन्ड बनाने पे एनर्जी आप दोगे। क्योंकि भाई हम
थर्मोडायनामिक्स के कई सारे लॉस पढ़ते हैं, जिसमें से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, मतलब एनर्जी जो है ना तो ख़त्म की जा सकती है और ना ही बनाई जा सकती है, नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जब आप बात करते हैं हमारे ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज़ करवाने का, तो एनर्जी बन नहीं जाएगी, सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, उसको ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर कर रही हूँ। और ला कहाँ से रही हूँ, ला रही हूँ हमारे सन से। सन लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एडीपी बनाता है, एनएडीपी बनाता है, जो कि हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे एक मिड कंपोनेंट की, एक बीच के कंपोनेंट की ज़रूरत है, जो कि इसको स्टोर करके अपने अंदर रखेगा, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मुझे प्रोवाइड करवाएगा, काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अगर लाइट रिएक्शन की बात करें, अगर हमारे में लाइट रिएक्शन चलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लगातार एनर्जी बनाते रहेंगे, किसी ग्लूकोज की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगातार हम जो एनर्जी की फॉर्म है उसको ही यूटिलाइज़ करते जा रहे हैं, पर हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करवाना है तो उसके कंपोनेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो जब उसके कंपोनेंट को चेंज करते हैं तो वो बनाएगा हमारा ग्लूकोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है, और जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला पाथवे है C3 पाथवे। बेसिकली एक चीज़ और है, हमारे पास दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, एक तो C3 प्लांट्स हैं और दूसरे हमारे C4 प्लांट्स हैं। C4 ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिलीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जितनी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसी कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके पूरे के पूरे कंपोनेंट को कंप्लीट कर देते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पे C3 में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जब रेस्पिरेशन करवाते हैं, उसको स्टोर नहीं करते फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहला पाथवे है हमारा केल्विन पाथवे या फिर C3 पाथवे। इसका डिस्कशन हम बहुत डिटेल में कर चुके कि जो हमारे डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, जैसे केल्विन हैं, जेंसलेक हैं, इन्होंने कई सारे प्रोडक्ट्स डिस्कवर किए, जैसे रोबिस्को वगैरह हैं, जो कि क्या करते हैं, सबसे पहला एक्सेप्टर बनते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब हम एक 6 बेसिकली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, मुझे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ते जाना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करना है, वही ये प्रोसेस है। ठीक है, तो प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ केल्विन साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला या फिर एक्सेप्ट करने वाला क्या है हमारा एक्सक्यूज मी, रेबिलोज बाइफॉस्फेट। रेबिलोज बाइफॉस्फेट कितने कार्बन की शुगर है, 5 कार्बन की। 5 कार्बन की शुगर का हमने केल्विन साइकिल को टोटल 3 पार्ट्स में, 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड इज योर रिडक्शन एंड थर्ड इज योर रीजेनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन। रेबिलोज बाइफॉस्फेट का सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन करेंगे, मतलब जो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है उस 5 कार्बन के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करके आप कितने कार्बन का मॉलिक्यूल बनाओ, 6, मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना दिया, जो कि 6 कार्बन का होगा। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली गई, रेबिलोज बाइफॉस्फेट में ऐड कराई गई, और आपका 5 से कितने कार्बन का कंपाउंड बन गया, 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया। ठीक है, दूसरा, ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना है, अब होगा इसका रिडक्शन। रिडक्शन कराने के लिए मैंने, भाई लॉजिकल सी चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को इकट्ठा करना है, इसमें बना के ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेट नहीं करना। इसको तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या करने के लिए, लगातार ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करने के लिए। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन में 2 ATP के मॉलिक्यूल खर्च हुए, 2 NADP के मॉलिक्यूल खर्च हुए, तो इसने ADP बनाया और NADP पॉजिटिव बनाया। ओके, यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो गई, अलग हो गई। एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, अलग। क्या बना दिया हमारा, ट्रायोस फॉस्फेट, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कलेक्ट कर दी गई। रीजेनरेशन के प्रोसेस में वापस से एक ATP से ADP बनाया और रेबिलोज बाइफॉस्फेट जो है वो रीजेनरेट कर गया। बहुत ही छोटी सी साइकिल है, कोई टिपिकलिटी नहीं है। मैं सिंपल क्या बोल रही हूँ, मैं सिंपल बोल रही हूँ रेबिलोज बाइफॉस्फेट ने सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करके कार्बोक्सिलेशन करवाया, कार्बोक्सिलेशन में 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का मुझे रिडक्शन करवा के एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को अलग करवा देना है, ताकि ये वापस से 5 कार्बन का बन के मॉलिक्यूल बन के फिर से दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर दे।
यहाँ पे हमने 2 ATP 2 NADPH का इस्तेमाल किया और एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करवा दिया और रीजेनरेशन से रेबुलोज बाइफॉस्फेट दोबारा बन गया। सेम साइकिल रिपीट करेगी दूसरा कार्बन, सेम साइकिल रिपीट करी तीसरा कार्बन, सेम साइकिल रिपीट करी चौथा। ऐसे ही करते करते ये साइकिल कितनी बार रिपीट होगी? 6 टाइम्स। और 6 बार में रिपीट होके आपके 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ने का काम करेगी। तो मैंने आपको सबसे पहले जो टर्म मतलब जो बताया वो 3 चीज़ें बताई केल्विन साइकिल में। क्या क्या? कार्बोक्सिलेशन, मतलब बेसिकली इट इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। ओके, कार्बोक्सिलेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बोले स्टेप है। क्यों भाई इंपॉर्टेंट स्टेप है? क्योंकि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं होगा, जब तक यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल इज द कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में ये किसका इस्तेमाल कर रहा है? रेबुलोज बाइफॉस्फेट RuBP का। एंड रिएक्शन किसके थ्रू कैटेलाइज करवाई जा रही है? भाई सिंपल सी बात है, कोई जब आप एक प्रोडक्ट से दूसरा, एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट बना रहे हो तो आप लगातार किसका इस्तेमाल करते हो? आप इस्तेमाल करते हो हमारे एंजाइम्स का। और यहाँ जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ है वो है आपका RuBP कार्बोक्सिलेज। मतलब जो रिएक्शन करवाई वो किसके थ्रू करवाई? रिबुलो बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। एंजाइम का नाम जो है वो पूछ लिया जाता है। क्या नाम है? नाम है रेबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, RuBP कार्बोक्सिलेज। RuBP कार्बोक्सिलेज। एंजाइम सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट था, RuBP मतलब ये वाला काम इधर क्यों नहीं हुआ? तो एंजाइम्स की वजह से, जैसे हमने पढ़ा था कि NADP रिडक्टेज की जब आप बात करते हो तो NADP रिडक्टेज जो है वो PS2 जो है वो स्ट्रोमा लैमेली में नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि भाई वहाँ पे NADP रिडक्टेज जो है वो हमारा नहीं मिलता था। क्लियर? जब हम आगे बढ़े तो आगे हम देखा कि भाई जो एंजाइम है वो ऑक्सीजनेशन करवा रहा है और यहाँ पे दोनों मिलके क्या करते हैं? एक ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी को करवाते हैं, जो कि अब एक्चुअली क्या कहलाएगा? रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, CO2 का एडिशन, कार्बोक्सिलेज। क्या बोला? रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। तो यहाँ पे ये क्यों हुआ? मतलब जो एंजाइम है ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी को शो कर रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट बना, अब वो इंस्टीड ऑफ RuBP कार्बोक्सिलेज, RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, जिसको हम बोलते हैं आपका रुबिस्को। क्या नाम दिया जाता है? रुबिस्को नाम दिया जाता है। ओके, RuBP मतलब बेसिकली रेबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। क्लियर? फिर जब दूसरे स्टेप में हम आगे बढ़े तो दूसरे स्टेप में मुझे क्या देखा? रिडक्शन। ये सीरीज है रिएक्शन की जो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रही है। सीरीज है, 6 बार चलेगी ताकि किसका फॉर्मेशन हो? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो। दूसरा स्टेप क्या है आपका? रिडक्शन। रिडक्शन में हमने बेसिकली यूटिलाइजेशन किया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH का। रिडक्शन करवाने के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को एक CO2 के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करवाने के लिए वी हैव यूज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। ओके, और ये जो फिक्सेशन है ये कितने टर्न्स लेगा? ये लेगा 6 टर्न्स। मैंने अभी भी मेंशन किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार टिल द 6 टाइम्स। 6 बार तक होगा तो 6 मॉलिक्यूल फिक्स करवा दिए जाएंगे। ये मैं क्या करवा रही हूँ? फिक्सेशन। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन। रिडक्शन में हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। 2 ATP के 2 NADP के मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, अब basically the fixation of 6 molecules of CO2 and 6 turns of the cycle are required for the removal of the 1 molecule of glucose for the pathway। अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकालना है तो उसको 6 बार करवाना पड़ेगा ताकि 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड निकले, तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बने। रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RuBP से अगेन एक क्रूशियल स्टेप है। क्यों? और लगातार चलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक RuBP नहीं बनेगा तब तक ये रिएक्शन वापस से शुरू नहीं हो पाएगी। तो ट्रायोस फॉस्फेट से हमने रीजनरेशन करवा के वापस से RuBP का फॉर्मेशन करवाया। मतलब बेसिकली यहाँ पे अब जब आप रीजनरेशन करवा रहे हो तो फिर से आपको किसकी ज़रूरत है? एक मॉलिक्यूल ATP की ज़रूरत है। तो for every CO2 molecule entering the Calvin cycle 3 molecules of ATP और 2 NADPH are required। यहाँ पे दिख गया आपको 3 molecule of ATP 1 2 3 and 2 NADPH molecule are required। तो अगर अब मैं बोलूँ कि भाई एक ऑक्सीजन
एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपको कितने एटीपी और एनएडीपीएच की ज़रूरत है, तो यहाँ पे देख लेंगे मैंने क्या जवाब दिया। मैंने जवाब दिया सबसे पहले हमारा 3 एटीपी 3 एटीपी एंड 1 2 एनएडीपी एच। देखें 1 2 1 2 3 एंड दिस इज 1 2, दोनों को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से ये 18, 6 से ये 12, तो 18 एटीपी और 12 एनएडीपी हुए इस्तेमाल क्या करने के लिए, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। और कितने कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुए, तो भाई हर बार एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल कितने कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पे पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन क्या कर देता है, हमारे एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने का काम कर देता है। क्लियर। अब जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हमें क्या दिख रहा है, आगे बढ़ने पे हमें दिख रहा है हेच एंड स्लैग पाथवे। जब भी आप हेच एंड स्लैग पाथवे की बात करते हैं भाई, तो हेच एंड स्लैग पाथवे C4 पाथवे कहलाता है। C4 पाथवे में हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले जब आप C4 पाथवे की बात करते हो तो पहली चीज़ तो ये किसकी वजह से परफॉर्म करवाया जा रहा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्रेन्स एनाटॉमी के बारे में, जो कि एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं, मेसोफिल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि अब आपके अलग से मतलब एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बन के एक मॉलिक्यूल अलग बनाएगा और उसके बाद रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने बात करी हमारे हेच एंड स्लैग पाथवे की, तो ये चल रहा है C4 प्लांट्स में, जिनके अंदर प्रेजेंट होती है कौन सी एनाटॉमी, इनके अंदर प्रेजेंट होती है हमारी क्रेन्स एनाटॉमी। तो जब भी आप क्रेन्स एनाटॉमी की बात करते हैं तो ये जो क्रेन्स एनाटॉमी है ये मेसोफिल सेल सबसे पहला, और ये हमारे बंडल शीट, दो तरीके के सेल्स मिल रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मेसोफिल सेल के अंदर भाई जो बंडल शीट में ही चलेगी आपकी क्या, C3 साइकिल बंडल शीट में। मेसोफिल सेल क्रेन्स एनाटॉमी का एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है, और जब क्रेन्स एनाटॉमी का मेसोफिल सेल एक स्पेशलाइज पार्ट है, तो यहाँ पे जो एक्सेप्टर होगा, जैसे वहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर रेबेलोज बाइफॉस्फेट था 5 कार्बन का मॉलिक्यूल, ऐसे ही यहाँ पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो है हमारा 3 कार्बन का PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये मॉलिक्यूल आपको एक जगह और दिखेगा, मैं अभी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जब टॉपिक पढ़ाऊंगी तब आप लोगों से पूछूंगी तो आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने, एटमॉस्फेयर से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करवाने के लिए, जैसे वहाँ पे RUBP ले रहा था, यहाँ पे RUBP एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि कौन करता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट करता है PEP, जो कि कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। अब जब 3 कार्बन का मॉलिक्यूल एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होके ये C3 मॉलिक्यूल कितने में कन्वर्ट हो गया, C4 में कन्वर्ट हुआ। और ये C4 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। ठीक है, हम फिर से PEP का भी जिक्र पढ़ेंगे और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का भी जिक्र पढ़ेंगे। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट किया जाता है हमारे मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में। फिर से समझे मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो क्या है मेरा, 3 कार्बन का फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। जो आपका मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जो मेरा 3 कार्बन का मतलब जो मॉलिक्यूल है वो क्या है हमारा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। एंजाइम कौन सा वर्क करेगा, जैसे वहाँ पर RUBP कार्बोक्सिलेज था, यहाँ पे PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, या फिर PEPKSP कहते हैं। PEP कार्बोक्सिलेज, आइदर PEP कार्बोक्सिलेज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, या फिर PEP कार्बोक्सिलेज, एंड थर्ड इज योर पेपकेस। PEP को इसके साथ रिएक्ट करवा के एक फिक्सेशन किया मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बात करा, इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट व्हाट द मेसोफिल सेल लाइक रोबिस्को एंजाइम, मेसोफिल सेल के अंदर रोबिस्को नहीं होता। दिस इज वाई मैंने क्या बोला,
it is important to note that mesophyll cell do not contain Robesco enzyme, that is RUBP carboxylase. This is why C3 cycle does not take place here. ओके क्या रन करती है? C4 रन करती है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ RUBP कार्बोक्सिलेज. तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपने यहाँ पे अरेबिलोस बाइफॉस्फेट से एक्सेप्टेंस क्यों नहीं करवाई? तो आंसर इज बिकॉज मेसोफिल सेल लैक्स द RUBP कार्बोक्सिलेज, और जब RUBP कार्बोक्सिलेज नहीं होगा तो रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं करेगी. ओके फिर क्या बोल रहे हैं हम भाई? जो C4 एसिड बना यहाँ पे, चलिए वापस आ जाते हैं. जो C4 एसिड बना यहाँ पे वो क्या बना हमारा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. और ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये हमारा कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4 कार्बन का कंपाउंड, जो कि कन्वर्ट होगा अब मेलिक एसिड में. यही कन्वर्जन होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का मेलिक एसिड में, एंड मेलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड किसमें? मेसोफिल सेल्स में ही, जो कि कहाँ एंटर करवाए जाएंगे? जो कि एंटर करवाए जाएंगे हमारे बंडल शीट के अंदर. वन थिंग टू नोट इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द बंडल शीट. इस वजह से इस ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को मैं या तो मेलिक एसिड में कन्वर्ट करवाती हूँ या फिर और एस्पार्टिक एसिड, आइदर मेलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड. मेलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद अब इसको कहाँ पर एंटर करवाया गया? ट्रांसपोर्ट हुआ बंडल शीट में. बंडल शीट में C4 एसिड का अब क्या करवा दो? यहाँ पे जैसे रिडक्शन हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली गई थी, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ एंटर कर चुकी है? राइबोलोस बाइफॉस्फेट में, और ट्रायोस फॉस्फेट बनाने के लिए चली गई. मतलब यहाँ से एक नया पॉइंट, मेरे पास 2 प्लांट है, C3 प्लांट एंड C4 प्लांट्स. केल्विन पाथवे, हेचन-स्लेक पाथवे सही है? गलत है. केल्विन पाथवे सही है. यहाँ पे हेचन-स्लेक प्लस केल्विन, हेचन-स्लेक प्लस केल्विन. तो बात को समझे मैंने क्या बोला? मैंने आप लोगों को बोला कि जब भी हम बात करते हैं हमारे किसकी, हम बात करते हैं C3 और C4 पार्ट की, तो इसमें जो C3 है उसमें तो केल्विन है ही है, लेकिन C4 की जब हम बात करते हैं तो केल्विन एज वेल एज आपका क्या बात करी? हेचन-स्लेक. क्यों? क्योंकि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कहाँ फिक्स करवा दिया जाएगा? C3 पाथवे के थ्रू बंडल शीट के अंदर ही फिक्स करवाया जाएगा. और जब C3 पाथवे के थ्रू हम बंडल शीट में फिक्सेशन करवा रहे हैं तो ये आपका C3 एसिड जो बन गया, C3 तो वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ? बंडल मेसोफिल सेल में वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को लाने के लिए, और यहाँ पे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो फिक्स होके आपका ट्रायोस फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देगा. तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? C3 और केल्विन पाथवे. क्लियर? इसके अलावा पूरी फोटोसिंथेसिस खत्म हो गई. अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि लगातार कंटिन्यूअस किसको इम्पैक्ट करते हैं? इम्पैक्ट करते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस को. मतलब हमें सिंपली ये बताने हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो भाई कई सारी चीज़ें हैं. सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड, रॉ मटेरियल, पानी की प्रेजेंस है, सनलाइट की इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है. ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे किसको इम्पैक्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस को इम्पैक्ट करते हैं. अगर मैं बोलूँ कि भाई बेसिक रिक्वायरमेंट का मतलब मेरा यहाँ पर है कि ऐसा कौन सा बेसिक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम होगी. तो 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फोटोसिंथेसिस करवाता है. अब लाइट रिएक्शन एक चीज़ समझेंगे, जब तक सनलाइट की प्रेजेंस होती है तब तक तो लाइट रिएक्शन चल रही है. जैसी सनलाइट गई वैसे ही डार्क रिएक्शन चलना शुरू. यहाँ पे हमें कहीं भी सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि सनलाइट में बनने वाला जो रिएक्शन है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस है रॉ मटेरियल बनाने के लिए, दैट इज ATP और NADP. तो हम लाइट की प्रेजेंस में आते ही प्लांट सबसे पहला काम क्या करता है? मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल बनाना. रॉ मटेरियल यहाँ पे मेरा एनर्जी है, ATP और NADP. तो जितनी क्वांटिटी में हो सकता है उतनी क्वांटिटी में वो क्या बना देंगे?
ATP का फॉर्मेशन कर देंगे। तो जब भी आप ATP के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये ATP का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन से हुआ, और इस लाइट रिएक्शन को इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करते हैं, अपनी डार्क रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला, जब तक लाइट पड़ी तब तक लाइट रिएक्शन, जैसी लाइट मतलब सनलाइट की मान लीजिए कोई क्लाउडी मौसम हो जाता है तो उस कंडीशन में सनलाइट का प्रेजेंस जैसे ही बंद हुआ वैसे ही डार्क रिएक्शन शुरू हो गई। अब जितना लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बना है, जितना ATP हम बना चुके हैं, उससे जितने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बना सकते हैं उतने ग्लूकोज बना देते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों को ATP का और NDP का कंजप्शन भी बता दिया कि कितने ATP कंज्यूम हो जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस क्या क्या है? सबसे पहले सनलाइट की इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर लेवल तक, ये हमेशा एक कर्व शो करता है जिसमें हम क्या बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी बढ़ाने पे जैसे सनलाइट की इंटेंसिटी मैं बढ़ाती जा रही हूँ तो जो फोटोसिंथेसिस की रेट है इट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर सनलाइट की इंटेंसिटी एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो मैक्सिमम होगी। अगर उससे एक्सीड करके मैं सनलाइट की इंटेंसिटी को और बढ़ाती हूँ तो वो एक सडन फॉल को शो करेगा जहाँ पे फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। सनलाइट हो या तो टेम्परेचर हो, टेम्परेचर का भी 25 to 35 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर जहाँ पे फोटोसिंथेसिस कम है। 25 से लेके मैं 30 तक पहुंची मैक्सिमम रेट, 35 तक पहुंची रेट ज़्यादा है, और जैसे ही 35 से प्रोसीड करवाना शुरू किया वैसे ही फोटोसिंथेसिस की रेट वापस से डाउन हो गई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो क्लोरोफिलस कंपोनेंट हमारे पास प्रेजेंट है इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट। कैसा पिगमेंट है? लाइट सेंसिटिव पिगमेंट। और लाइट सेंसिटिव का मतलब हुआ कि इफ इट विल गेट द हाई इंटेंसिटी लाइट, अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट मिलती है तो वो ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस वजह से ज़्यादा सनलाइट की इंटेंसिटी होने पर हमारा जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके साथ साथ मैं क्या बात कर रही हूँ भाई, जब भी आप बात करते हैं रॉ मटेरियल के प्रोवाइड करने की, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है और H2O है, जितनी क्वांटिटी में सनलाइट, H2O और ये सारे रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा क्वांटिटी फोटोसिंथेसिस की होती है। ठीक है, पानी जितना प्रेजेंट है उतना ज़्यादा क्या बोले हम? फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हो तो दो पाथवे हैं, एक तो C3 पाथवे और एक C4 पाथवे। C4 पाथवे अच्छा पाथवे माना जाता है, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के टाइम पे C4 पाथवे में जितनी भी हम क्या बोलें जितनी क्वांटिटी में रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है दैट कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, बल्कि हम क्या कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने पर आपका क्या हो जाता है, जो क्या बोले हम, जो रिएक्शन है वो बढ़ जाती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मुझे एटमॉस्फेयर से नहीं लेना पड़ेगा, रेस्पिरेशन का जो रिलीज था, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाली, उसको स्टोर किया और क्या किया, इस्तेमाल किया किसमें, आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो यहाँ पे कई सारे पार्ट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करने का, इम्पैक्ट करने का काम करते हैं। क्लियर? तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी, लाइट रिएक्शंस पढ़ी, डार्क रिएक्शंस पढ़ी, फोटोफॉस्फोराइलेशंस पढ़े, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस पढ़े, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ी, उसके बाद हमने प्राइमरी एक्सेप्टर्स पढ़े किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, कि भाई RUBP या फिर PEP या इससे पहले सबसे पहले क्या डिस्कवर हुआ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इस क्लास में जो हमने पढ़ा वो क्या था, केल्विन साइकिल था, और हमारा हेचन-स्लेक पाथवे जिसको हम C4 पाथवे कहते हैं। तो ये आपका एक ओवरव्यू था किसका, फोटोसिंथेसिस का।